अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। कानूनी महाज गर्म है और सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के केस के हवाले से बड़ी तेज़ी से चीज़ें तय पा रही हैं और आज भी जस्टिस अतहर मनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े वाज़े तौर पे ये इशारे दिए हैं कि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस नशस्तों की सियासी जमातों में तकसीम का ही नहीं बल्कि इस सवाल को भी बुनियादी तौर पर तय करना है कि आया PTI ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ा है या नहीं, और इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा क्या इख्तियार है कि वो किसी भी सियासी जमात को उसकी शनाख्त से महरूम कर दे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जर्नलिस्ट साकिब बशीर और उनके साथ हसनात मलिक, किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। साकिब, सबसे पहले तो ये बताएं कि मखसूस नशस्तों के मामला तो अब अगले मंगल तक चला गया है, मगर मखसूस नशस्तों से हट के एक और अहम केस जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का है, और ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में भी दर्जनों ऐसी पटिशनें हैं जिनमें जो असम्बली की रुकनीत है वो किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जा सकती है। ज़्यादातर जो PTI की दरख्वास्तें हैं उनमें इस बात का इम्कान है कि फॉर्म 45 की अगर तस्दीक ना हुई तो सीटें PTI को मिल सकती हैं। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से भी बेंच बन गया है और चीफ जस्टिस खुद उस बेंच में आ गए हैं। क्या डेवलपमेंट है? जी, ये लार्जर बेंच है। चीफ जस्टिस काजी फ़ईसा हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, नईम अख्तर अफगान और अकील अब्बासी साहब इस बेंच में हैं। अच्छा। 4 जुलाई को ये केस सुना जाना है। केस ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तैनात नहीं किए थे, जो नामजदगी भेजी थी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। उसके बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के सामने गया, तो उन्होंने ये फैसला दिया था कि जो नामजदगी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भेज देता है वो बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर। और उसके बाद उन्होंने एक टाइम दिया था कि इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करे। ट्राइब्यूनल्स को उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा अगर उस वक्त तक नोटिफाई नहीं होंगे तो आज खुद वो नोटिफाई तस्वर होंगे। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वो नोटिफिकेशन जारी किया था 8 ट्राइब्यूनल्स का जो पंजाब में एक्टिव हो चुके हैं, और उन्होंने नोटिस भी किया। इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को चैलेंज कर रखा है। 4 जुलाई का दिन बहुत अहम है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ईसा, जिन्होंने पिछले समातों में हमने मखसूस नशिस्तों के केस में देखा कि वो एक आईनी इदारा है, हम जो है उनके ऊपर नहीं बैठ सकते, अगर उसी आइडिया को लेकर आगे चला जाए तो मेरा ये ख्याल है कि फिर इलेक्शन कमीशन के ही हवाले होगा सब कुछ। क्योंकि हुकूमत वक्त ने भी जो एक ऑर्डिनेंस जारी किया, अब उस पर कानून साजी भी कर ली है कि वो रिटायर्ड जज भी लगा सकते हैं और वो किसी भी ट्रिब्यूनल को तब्दील भी कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं ये जो 8 फरवरी के बाद मुबैना धांधली के जो इल्जामात हैं उन पे मिट्टी पाओ प्रोग्राम जो है वो बज़ाहिर लगता है कि चीजें उस तरफ बढ़ रही हैं। ये कहना दुरुस्त होगा कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है और जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का केस है, इन दोनों मुकदमात में जो पार्लियामेंट के अंदर बैलेंस ऑफ पावर है वो शेक हो सकता है, और इन दोनों मुकदमात में चीफ जस्टिस काजी फ़ईसा का खुद आने का मतलब। और एक हैरानी की बात है कि ये जो 5 रुकनी बेंच है इसमें 3 जजों में एक बात मुश्तरक है, और तीनों बलूचिस्तान से। हालांकि आमतौर पे कोर कमेटी जो है मतलब पता नहीं जो भी है, मगर ये है कि बड़ी हैरानी की बात है। बस मलिक, आपको क्या लग रहा है, क्या इस बेंच में भी चीफ जस्टिस काजी फ़ईसा का होना जरूरी था ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल के केस में? ग्रांट उन्होंने की जस्टिस काजी फ़ईसा ने, और ये लार्जर बेंच के भेज दिया। रिस्क भी जस्टिस काजी फ़ईसा नहीं ले सकते। देखें, ये जो केसेस 2 बता रहे हैं, ये सिस्टम जो मौजूदा सिस्टम है इसकी कंटिन्यूटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और जस्टिस काजी फ़ईसा सिस्टम की गारंटी है। तो वो कैसे हो सकता है कि वो बाहर रहे इस मामले में? अच्छा, उसमें तो उन्होंने लीव ग्रांट नहीं की, फिर भी वो खुद आ गए। बल्कि काजी फ़ईसा 3 बलूचिस्तान से 3 जजेस हैं जो उनके काफी करीब हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं है, और जस्टिस अतहर मनल्ला नहीं है। इसमें जो एक हम तकसीम के ये वो जजेस हैं जो हम समझते हैं कि जस्टिस काजी फ़ईसा
कि अमूमन जो है वो इंडोर्समेंट ही करते हैं अमूमन उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। तो चाहे वो मलिक शहजाद साहब की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन, आपको याद होगा कि जैसे याही अफरीदी ने मुखालफत की, जैसे मुनीब ने मुखालफत की, जैसे मंसूर अली शाह ने मुखालफत की, जैसे अमीनुद्दीन खान का वही सोच थी जो जस्टिस काजी फैसल की, यही रिजर्व सीट में भी आपको लग रहा है। तो ये सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए दोनों केसेस हैं और मेरा ख्याल है इसमें फैसला भी जब लीव ग्रांट हुई थी, क्योंकि जस्टिस काजी फैसल इलेक्शन कमीशन को इस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और वो कहते हैं क्योंकि अब मेरे ख्याल में जो 13 जनवरी का बल्ले वाला फैसला है उस पे इलेक्शन कमीशन ने अगर ये कह दिया कि हमने तो बल्ले वाले फैसले की वजह से निशान नहीं दिया था, तो वो भी शायद चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इतनी अहमियत दें कि वो ये कह ही ना पाए कि हमने आपके फैसले की वजह से ये किया था। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये खुल के कहा भी नहीं है, अभी तक ये नहीं कहा। देखिए इलेक्शन कमीशन को तो जस्टिस काजी फैसल की तरफ से बड़ी इज्जत मिल रही है और वो आज यही था कि इसमें दोनों की इज्जत है ना। भारत साकिब बशीर साहब, ये मामला झगड़ा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इस्लामाबाद से शुरू हुआ था। 3 सीटें इस्लामाबाद की, तीनों पे जो 2 नून लीग के बाद में तीसरे भी नून लीग में शामिल हो गए। फॉर्म 45 पेश नहीं किए, 3-4 महीने उनको मौके मिलते रहे, जुर्माने भी हुए। इवन के इलेक्शन कमीशन ने भी फॉर्म 45 जो है तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के पेश नहीं किए। तो अब जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर हुए थे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कार्रवाई शुरू नहीं की क्योंकि हाई कोर्ट ने तो उनको बहाल कर दिया था। ये जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने फॉर्म 45 दे दिए थे, बाकी कोई रिप्लाईज थे वो रहते थे, लेकिन MNAs जो थे उन्होंने नहीं जमा करवाए थे। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो ट्रिब्यूनल है वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है कि एक 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी, 9 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब समाअत करेंगे। तो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाली थी जो उम्मीदवार थे PTI के, तो अब 8 जुलाई को उन्होंने ट्रिब्यूनल के मुकर्रर कर दिया है कि 8 जुलाई को जो है समाअत करेंगे। अब 30 मई के बाद 8 जुलाई के बाद जो है समाअत अब आगे बढ़ेगी। वो तो 8 को होगी ना, ये 5 रुकनी बेंच तो 4 जुलाई को बैठा हुआ है और 4 जुलाई को मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन ये मैटर तो पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंटरम ऑर्डर के खिलाफ, वहां तो मैटर था सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट का। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 9 जुलाई को, क्योंकि इंटरम ऑर्डर इंटरम दिया है उन्होंने लीव, तो 9 जुलाई को सुनना है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने। और दूसरी तरफ हुकूमत वक्त ने सेनेट का इजलास भी बुला लिया है अभी थर्सडे को। तो इट मीन कि वो लेजिस्लेशन जो मुकम्मल करना चाह रहे हैं कि ये जो तब्दीली है इसकी ट्रिब्यूनल की तब्दीली या रिटायर्ड जज की तैनाती वो पक्की जो है उस पर स्टैंप लग जाए। लेकिन ये तो कि ये अपील जो इलेक्शन कमीशन की, ये लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई के ये सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के उस के खिलाफ है। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें जो रिमार्क्स ऑब्जर्वेशंस होंगी वो अल्टीमेटली 9 जुलाई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस पे असरअंदाज। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट कमीशन की कितनी अफादियत है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल तो नहीं हुआ। नहीं, वो ट्राइब्यूनल्स काम भी कर रहे हैं, नोटिस भी कर रहे हैं, वो सारे एक्टिव हैं। चलो, ये बड़ी अहम बात है। साकिब से जो फौजी अदालतों वाला केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है, बल्कि स्नात अगर कोई मैं इफ़ यू डोंट माइंड, हमें बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने भी ज्वाइन किए हैं, सीनियर लॉयर हैं। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। बड़ी तेज़ी से नई डेवलपमेंट हो रही हैं। एक तरफ तो मखसूस नशिस्तों वाला केस था जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब फुल कोर्ट बना के खुद उसमें आ गए। अब दूसरी तरफ जो बैलेंस ऑफ पावर तब्दील कर सकता था केस, वो था इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, क्योंकि उसमें भी सैकड़ों पटिशनें हैं PTI की। तो उसमें भी अब चीफ जस्टिस खुद आ गए हैं और 4 जुलाई को 5 रुकनी बेंच जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस की समाअत करेगा, जिसमें 3 जजेस जो हैं वो बलोचिस्तान से, चीफ जस्टिस काजी फैसल, अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी। आप कैसे देख रहे हैं चीफ जस्टिस फाइज ईसा के जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले इस बेंच पे, गो कि उन्होंने खुद ही लार्जर बेंच के लिए पहले ये कहा था? ये जो केस है जिसमें ट्राइब्यूनल की साख्त और किस किस्म के ट्राइब्यूनल बनने हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, ये तो मेरा ख्याल है सबसे कलीदी इस वक्त मामला है, मसला है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने फैसला करना है ट्राइब्यूनल ने कि क्या हमने बैग इलेक्शन बैग खोलते हैं या नहीं खोलते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस में ये कहा हुआ है कि रिकाउंट बार बार मांगते हैं कैंडिडेट, ये बार बार नहीं होना चाहिए। एक दफा कंसोलिडेशन हो गई, फॉर्म 47 बन गया,
तो उसका एहतराम करना चाहिए और फाइनलिटी होनी चाहिए। इसमें मोस्ट रीसेंट केस 2017 में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वर्सेस उस्मान डार है, जिसमें ये ख्वाजा आसिफ के हक में फैसला किया गया, जैसा कि और भी बहुत तफसीलजात केसेस हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ के हक में फैसला आता रहा है। इसमें इन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने है कि आप ये उजलत में बैग नहीं खोल सकते, चाहे कुछ भी उसमें खराबी हो। ये 2013 से इन्होंने शुरू किया। 2013 की इलेक्शन जिससे मैंने एक रिसर्च करके और किताब भी लिखी और शो किया एक हल्के में किस तरह 264 बैग में से 145 की सील्ड टूटी हुई थी नहीं, उसके अलावा बाकी जो 119 थे उन 119 में भी कोई डॉक्यूमेंट इलेक्शन का डॉक्यूमेंट नहीं था जो इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो बैरिस्टर साहब कथा कलामी माफ बैरिस्टर साहब, सवाल यही पैदा हो रहा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला जो आईनी सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त वो यही है कि क्या जो नया कानून आया है उसके तहत रिटायर्ड जजों को ट्राइब्यूनल का सरबराह लगाया जा सकता है या नहीं, और क्या जो पुराने वाले जजेस हैं जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे मुकदमात लिए जा सकते हैं, मुंतकिल किए जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये कितना अहम है, बैलेंस ऑफ पावर को क्या ये इफेक्ट करेगा पार्लियामेंट में? देखो मतीउल्ला, मेरा मानना ये है कि हर मुस्लिम लीग नवाज का हर वो MNA जो पंजाब से मुंतखब हुआ है उसके सहन में उसके आंगन में एक लाश दफन है, और वो उस लाश को छुपाने के लिए, मख्फी रखने के लिए, बहस में ना लाने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है। और वो ये चाहता है कि 1 साल के बाद जब इन लाशों को सबको दफन करने और जाया करने और डिस्ट्रॉय करने का वक्त मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन को, तो उस वक्त ये लाशें गायब कर दी जाएगी। तो लाशें क्या है? फॉर्म 45। बदकिस्मती से इनके वो फॉर्म 45 की बहुत सारे नमूने असली इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिए कुछ महीने हुए। 4 घंटे के लिए डाले तो यकदम उन्होंने विड्रॉ किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मियां नवाज शरीफ के फॉर्म में, शहबाज शरीफ के फॉर्म में, फॉर्म 45 में, मरियम के फॉर्म 45 में बहुत ज्यादा 60 बांट के और मतलब है 613 कर दिया हुआ है। 5 जहाँ है उसको तो बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि इतने ज्यादा तजादात की वजह से इलेक्शन ट्राइब्यूनल का रोल बड़ा अहम हो चुका है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे साहब और इसके बाद आपके पास ही आते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, आज मखसूस नशस्तों के केस में की जो समाअत फुल कोर्ट में हुई उसमें जस्टिस अतम अल्लाह बार बार एक बुनियादी नुक्ता उठा रहे हैं, वो हम थोड़ा सा सुना देते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। There has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. So now, indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Now, this is not an ordinary 185 litigation. It relates to the rights of the people, particularly those who by now is very clear have been disenfranchised by an unconstitutional interpretation by a constitutional body, and you want this court to validate it?
तो बाइस साहब, जैसा अतमनुल्लाह बार बार कह रहे हैं कि ये कोई आम मुकदमा नहीं है, इसमें आइन की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है, एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन की तरफ से सियासी अमल से बाहर निकाला गया है और ये एक संगीन खिलाफ वर्जी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बल्ले के निशान वाला, उसकी गलत तशरीह करते हुए PTI को उसकी बतौर सियासी जमात शनाख्त से भी महरूम किया गया। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि ये मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को जाएंगी आज़ाद, या ये तय करना है कि PTI ने बतौर सियासी जमात हिस्सा लिया है या नहीं? ये दोनों बातें उन्होंने उनके हाथे में है और उन्होंने इसकी कॉग्निजेंस लिया हुआ है। पर मैं जरा सी बात आपसे याद कर दूं, मैं ये चाहता हूँ कि फॉर्म 45 वाला जो है, ये 3 इलेक्शंस में यही हुआ है, क्योंकि बैग्स खोलने की इजाजत नहीं दी ट्राइब्यूनल ने किसी को भी, और वो ये बैग्स में से सारे फॉर्म 45, उस वक्त फॉर्म 14 होती थी 2013 में, और ये सारे गायब कर दिए जाते रहे। और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ ने 2013 में जब सारे वोट कास्ट हो चुके थे, सब वोटर्स घरों को सारे पाकिस्तान में जा चुके थे, 7 बजे ही आप आए अपनी बैल्कनी पे और आपने ये फरमाया, सुन लो, मुझे 2/3 मेजॉरिटी सिंपल नहीं चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब वो उस वक्त कौन 2/3 मेजॉरिटी दे सकता था? सिर्फ कोई ऐसा ही शख्स या इदारा जो कि बैग में से निकाल सकता था और फॉर्म 47 पर ही सारा फैसला नतीजा दे सकता था। ठीक, अभी मकसूद नशिस्तों के हवाले से सर आ जाएं, अगर मकसूद नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से आप क्या तवक्को कर रहे हैं, क्या फैसला आ सकता है? मैं बिल्कुल मखसूस नशिस्तों पे रहूंगा, पर एक प्रोग्राम आप मेरे साथ फॉर्म 45 पे भी जरूर। बिल्कुल सही, वो करेंगे हम सर। ठीक है, तो मखसूस नशिस्तों पे आ जाएं। मखसूस नशिस्तों पे तो ये है कि नहीं, ये तो बड़ी क्लियर बात है। मैं आपको मोटी सी बात बताऊं, 1 2 3 4 5 करके देखें। नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टीज का जो मैंडेट है वो आर्टिकल 17 के तहत है। आर्टिकल 17 कहता है हर शहरी जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है वो जिस पार्टी पर चाहे शामिल हो सकता है। ये हक उसको इजाजत देता है कि 175 रजिस्टर्ड पार्टी में से किसी में शामिल हो जाए वो। अब वो ये अब इलेक्शन कमीशन ये कह रही है उसको कि आप चूंकि इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गए MNA, अब आप सिर्फ उस पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैं कहता हूं मैं उनमें से किसी पार्टी को पसंद ही नहीं करता। मैं तो एक रजिस्टर्ड पार्टी है और वो नई इलेक्शन से लड़ा और न ही उसका कोई मेंबर है पार्टी में और पार्लियामेंट में। वो है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, उसके सरबराह आबिद हसन खट्टो एक अच्छा आदमी है, मैं उसको शामिल होना चाहता हूँ। मुझे आप किस तरह रोक सकते हैं? वो कहते हैं शामिल तो आप हो जाएं पर आपको विमेन सीट नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ हम 40 महीने सब इंडिपेंडेंट इकट्ठे एक ग्रुप बनाते हैं, एक पार्टी बनाते हैं और सोशलिस्ट पार्टी पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं जिसका पार्लियामेंट में कोई वजूद नहीं था, उसने कंटेस्ट किया। वो कहते हैं लॉ कहता है कंटेस्टिंग पार्टी, मैं कहता हूँ वो आर्टिकल 17 कहता है एनी पार्टी। इसमें ये जाहिर है TTP नहीं होगी क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 51(6)D भी तो है ना, जिसमें कंटेस्टिंग पार्टी का जिक्र है और खवातीन नशिस्तें सिर्फ उनको मिलने का जिक्र है। 51(6)D 51(6)D में सियासी जमातों का जिक्र है, पॉलिटिकल पार्टी का। जी जी, उसमें नहीं है, वो है सेक्शन 104 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017, वहाँ है कंटेस्टिंग पार्टी। ठीक है, अब वो लिमिट तो नहीं कर सकता, लॉ तो लिमिट नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को। तो मैं पार्टी बाहर हो या पार्टी अंदर हो। अच्छा, अब उसके बाद नवाज शरीफ के केस में ये बहस हुई कि पॉलिटिकल आर्टिकल 17 के तहत नवाज शरीफ की असेंबली रिस्टोर हुई, सिर्फ आर्टिकल 17 के तहत। उसमें ये बहस की गई नवाज शरीफ की तरफ से या उसके खिलाफ पहले के लिए ये तो राइट है टू फॉर्म अ पार्टी और ज्वाइन अ पार्टी। ये आपने फॉर्म कर दिया, आपने ज्वाइन किया, हमने किसी ने नहीं रोका। पर अब आप कहते हैं कि एक्टिविटी ही करेगी पार्टी को भी राइट है,
ये नहीं रहे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा न सिर्फ ये कि उसका राइट है कि वो एक्टिविटी करे, बल्कि उसका राइट है कि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करे, लाइक मेकिंग एंड फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट। ये फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने दुरुस्त बात की। सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या पीटीआई को बतौर सियासी जमात डिक्लेयर करते हुए मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? मैं तो कहता हूँ पीटीआई को भी दी जा सकती हैं, और ये अगर किसी और पार्टी में शामिल हो गया होते जिसका वजूद ही ना होता असेंबली में कंटेस्ट, तो उसको भी दी जा सकती, उसको भी थैंक यू। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। हसनत मलिक, अब ये मखसूस नशिस्तों का मामला हम देख रहे हैं, इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ काफ़ी सरगर्म हैं, मुस्तैद हैं और बड़े सवाल कर रहे हैं। बल्कि अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के वकला से तो बिल्कुल कोई सवाल नहीं किए, बल्कि उनको काफ़ी लुकमे भी मिलते रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज जैसे ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ऊपर ये बेंच में चीफ जस्टिस खुद मौजूद हैं, मखसूस नशिस्तों के केस में फुल कोर्ट बना के खुद मौजूद हैं, बल्ले के निशान वाले फैसले में वो बनफ्स नफीस मौजूद थे, तो ये क्या लग रहा है कि इन तमाम अहम मुकदमात जो कि बैलेंस ऑफ पावर को चेंज करते हैं, पहले इलेक्शन में और फिर असम्बलियों में, इनमें चीफ जस्टिस की अपनी मौजूदगी क्या आपको लगता है क्यों है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप 7 जो जजेस हैं वो सीनियरिटी में बिठाएं, अगर आप वो पिक एंड चूज, अब ये कमेटी फैसला कर रही है, मुझे नहीं मालूम कि कमेटी ने किस मंतक और किस लॉजिक के तहत पिक एंड चूज किया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के जो हम देखते हैं कि वो जजेस जो उनको डिसेंट कर सकते थे, जैसे जसरत मिनल्ला। देखिए कमेटी 184(3) की तो करती है, तो नॉर्मल अपीलें हैं, ये बेंच जो लार्जर बेंचेस का काम जो है वो कमेटी करती है, जिसमें आइन की तशरीह का मामला। तो आपके ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने क्या सोच के जो है ये 5 रुकनी बेंच बनाया है इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला, जिसमें काजी फ़ाइज़ को भी शामिल किया गया? देखिए, एक तो लीव ग्रांट की थी नईम अफगान और जस्टिस काजी फ़ाइज़, 3 जजेस को ऐड किया गया। अब 3 जजेस उसमें ऐड हो सकते थे, जैसे शायद वहीद हो सकते थे, जैसे आयशा मलिक हो सकती थी, या जैसे अतर मिल्ला हो सकती थी, तो रिजल्ट बड़ा डिफरेंट होता। तो क्यों नहीं फिर हुआ? देखिए, ये इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का बड़ा अहम रोल लगता है। मेरा ख्याल है कि ये इतलात थी कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो कमेटी की मीटिंग है ये बड़ी इवेंटफुल थी, वहाँ बहुत बहस हुई, और बजाय ये भी लग रहा है कि जैसे तुम मिल्ला किसी स्पेशल बेंच में अब उनको शामिल करने के चांसेस कम है। अब जो है वो इसी तरह का बेंच होगा जो जिस तरह उमर अताब बंदियाल साहब करते थे, कि उनको पक्का यकीन होता था कि राइट साइड पे मज़ा नकवी साहब को बिठा दिया, एजाजुल हसन साहब को बिठा दिया, मुनीब अख्तर साहब को बिठा दिया। तो यहाँ हर चीफ जस्टिस की कोर एक टीम होती है, वो जो उसको ही ज़्यादा रिलायंस होता है। इफ्तिखार जोई साहब के दौर में भी आपको याद है जवाद ख्वाजा होते थे, इसी तरह हर चीफ जस्टिस के गुलजार अहमद साहब एजाजुल हसन को साथ बिठाते थे। तो इसी तरह एजाजुल हसन साहब की ये वही मामला शुरू हो गया है जो 2018 के इलेक्शन से पहले शुरू हुआ था। देखिए, इस सिस्टम को अगर कंटिन्यू करना है, ये जो मौजूदा चल रहा है, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो है वो उनका बेंच में रहना बड़ा ज़रूरी है। इस सिस्टम को, जो गवर्नमेंट का सिस्टम, जी बिल्कुल, जमहूरी सिस्टम की बात नहीं है। वो ये हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन है, उनकी समझ में इस वक्त जमहूरियत यही है। वो कह रहे थे कि हर दफ़ा ये तनकीद और ये बातें होती रहती हैं, लेकिन अच्छा, आप क्विकली आखिर में ये बताएं कि मखसूस नशिस्तों के केस में जो अटॉर्नी जनरल ने कुछ सवालों के जवाब बिल्कुल ही नहीं दिए और बार बार उनसे पूछा भी गया, लेकिन उन्होंने इसको या तो अवॉइड किया है। तो अटॉर्नी जनरल ने जिस तरीके से डिफेंड किया है कि ये नशिस्तें खाली भी नहीं रह सकती और ये हुक्मरान इत्तेहाद को ही मिलनी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, उनको अंदाज़ा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ कम अज़ कम नशिस्तें उनको नहीं देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह किन को नहीं देंगे, ये पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद को, और उनका एक ही उनका है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ पे सारा उनका है कि उनको ये हमारे हैं, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ वर्सेस अदर। तो अब देखना है कि मेरे ख्याल में अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ मेजॉरिटी में होते, 1 मिनट की डिले ना होता और ये फैसला आ चुका होता, तो ये मंगल पे चलेगी बात। अब ये अगले 1 हफ्ते के लिए केस अड़जान हुआ, हालांकि ओपिनियन बड़ी जल्दी। इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, फ़र्क नहीं है, लेकिन आखिरी दम तक कोशिश तो होगी कि क्या पता 2-3 दिन बाद वैसे ही जजेस के व्यूज चेंज हो जाएं, उनकी माइंड में मौसम जरा बेहतर हो जाए, बारिश हो जाए तो जब मौसम चेंज होता है तो उसका जो है वो दिमाग और दिल पे भी असर पड़ता है। लेकिन हो सकता है काजी साहब पे भी पड़ी है। ये भी हो सकता है, यूनानिमस के चांसेस हैं। अच्छा, अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ मिनॉरिटी में जाते हैं
तो बज़ाहिर ये है कि वो फिर यूनानिमस की तरफ। तो क्या इसमें 13 जनवरी का जो बल्ले के निशान मुतल्लक फैसला है, इसके ऊपर भी कोई राय आएगी? देखिए, इसमें तो आप सारे जजेस यूनानिमस, अगर किसी पॉइंट पे यूनानिमस है, वो ये है कि जनवरी 13 के फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं, इस पे सारे यूनानिमस। अब जस्टिस काजी फैसले कहते हैं कि जो हो गया हो गया। इनडायरेक्टली वो ये भी तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ जनवरी 13 के फैसले की वजह से हुआ। हाँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब जो भी है पास्ट एंड क्लोज और आगे चलो, और इसमें जो जिस तरह चल रहा है वो। अब दूसरे जजेस हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें 187 किस चीज़ के लिए आर्टिकल, कंप्लीट जस्टिस के लिए। अब ये क्लासिक केस है, तो ये डिफरेंस आ रहा है। जस्टिस काजी फैसला कहते हैं मैंने टैक्स को देखना है, हालांकि टैक्स में भी वो चीज़ नहीं है किस तरह माले गनीमत आप बांटेंगे पीपल्स पार्टी कानून में। आज जस्टिस हसन रिजवी उन्होंने कहा ये कैसे, जो केपी में उन्होंने बताया कि जी कोई किसी की 2 जनरल सीटें हैं तो उसको 5 या 6 रिजर्व सीटें मिल जाएंगी। तो क्या ये मुमकिन है कि पीटीआई को बतौर सियासी जमात तस्लीम किया जाए फुल कोर्ट के फैसले में, और फिर मखसूस नशिस्तों को उनको भी दे दी जाए कोई? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये आइडियल तो यही होना चाहिए, और अगर यूनानिमस आ जाए तो ये बहुत बड़ा। चले ठीक, चले आइडियली तो यही होना चाहिए। और बुनियादी तौर पे आइन के अंदर आइडियल्स ही तो होते हैं, और जो आइन का टेक्स्ट है वो उन आइडियल्स का एक अक्कास होता है, मगर उसको शायद कोई समझ सकता है, और कोई पढ़ के समझता है, और कोई अपनी मर्जी उस टेक्स्ट में डालने की कोशिश करता है। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक़ सफारतकार जनाब ज़फ़र हिलाली ने। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की काउंसिल की तरफ से भी एक तवील रेजोल्यूशन आ चुका है। तो बैन-अक़वामी सतह पर ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में तो जा रही हैं, मगर क्या ये पाकिस्तान के भी हक़ में हैं? मतीउल्लाह साहब, बात असल बनती है कि आप समझते हैं कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के हक में हैं। अगर आप समझते हैं कि इस वक्त की हुकूमत वो रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान और हमारे नेशनल इंटरेस्ट, तो इस वक्त उनके खिलाफ तो नहीं जा रहा है, इसलिए कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तो उनके साथ तो बड़ी खुश है। उन्होंने वो किया जो वो चाहते थे, एक आदमी को हटाया जो वो नहीं चाहते थे, तो उस लिहाज से तो वो बड़े खुश हैं। अब जाहिर है वो ये नहीं कह सकते कि हमने करवाया और हम खुश हैं, मगर इनफैक्ट वो बड़े खुश हैं। और दूसरी तरफ से आप लोगों ने जिस तरीके से वो किया, कुछ लोग, आप खास तौर आपके पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बड़े खफा हैं, वो एक और साइड के साथ चलते हैं। उन्होंने कहा इसको नहीं निकालना था, ये गलत हुआ, और इसलिए कि ये गलत हुआ हम इस पे खिलाफ अपने, वो तो अमेरिकन है ना, वो भी हम अपने मुल्कों के लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं कांग्रेस में, और आपके खिलाफ हम एक्शन लेना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और अगर वो इन्वेस्टिगेशन साबित हो गया तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइड खुश होंगे। एक कि वो दूसरे जी, सवाल तो ये पैदा होता है ना कि पीटीआई का ये बयानिया था, बल्कि इमरान खान का, कि अमेरिका की साजिश थी उनकी हुकूमत को गिराना, और अब अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से ये करारदाद पे पीटीआई वाले शादियाने बजा रहे हैं, तो क्या ये तजाद नहीं है? नहीं, अमेरिकन की ख्वाहिश थी, उनका कंस्पिरेसी नहीं था, साजिश नहीं थी, उनकी ख्वाहिश थी। किया तो आपने, उधर से हुक्म आया, किया आपने, तो उनको वो कोई खास साजिश नहीं थी। और अब जब वो साजिश बिकम्स साजिश और सबको पता चल जाता है साजिश, और जिस आदमी के खिलाफ वो साजिश थे उसका सिंपैथी बढ़ता है, उसका सपोर्ट बढ़ता है, और अमेरिका में भी उसका सपोर्ट है, तो वो लोग जो चाहते हैं इंक्वायरी हो वो बड़े खुश हैं। कांग्रेस भी बड़े मजे से, हालांकि आप समझते हैं कांग्रेस को ये इंटरनल ब्रीफिंग नहीं हुई है, आप समझते हैं ये सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन डोंट नो कि क्या हुआ और क्यों हुआ, बिल्कुल जानते हैं। तो पाकिस्तान को अब अलाली साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अब दफ्तर खारजा का एक बयान तो मेरे सामने है, मैं मुख्तसरन पढ़ दूं, आपको भी मालूम हो कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है,
और ये आज़म नज़ीर तारण हैं वज़ीर कानून, उनकी तरफ से एक बयान आया है। ये ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की जो कौंसिल की तरफ से एक तवील करारदाद आई है, उसके जवाब में वज़ीर कानून कहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है जहाँ अदालतों के ज़रिए आइन और मरवजा कवानीन पर अमल होता है। बानी PTI को मुल्की आइन और कानून और आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हकूक़ हासिल हैं। वो एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। कई मुकदमात में बानी PTI को रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसफाना ट्रायल और अदालती निज़ाम का मज़हर है। आइन, कानून और आलमी असूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। तो ये ज़रा बताएंगे कि ये जो एक काउंसिल है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन, इसकी इस करारदाद की क्या अहमियत है? क्या पाकिस्तान के लिए ये फोरम कोई मुश्किलात पैदा कर सकता है? ये इसलिए नहीं पैदा कर सकता है, अमेरिकन के साथ नहीं कर सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नहीं कर सकता है। इसलिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आखिर ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन है वो उनके सपोर्ट से हुआ है, तो उस लिहाज से तो वो खुश हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम क्या, ये फॉरेन ऑफिस जो कहा है वो उसका जवाब सीधा साधा है कि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। अगर वो इन्वेस्टिगेट कर पाए और उधर से प्रूफ निकलता है कि इनके खिलाफ जो हुआ था वो हर लिहाज से गलत था, तो ये काउंसिल कह देगी और आपको फिर भुगतना पड़ेगा। नहीं तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन वो खुद करेंगे, जाहिर है वो आपको नहीं पूछेंगे ना, उनको अपने सोर्सेज से करेंगे और फिर वो अनाउंस करेंगे कि हमने इन्वेस्टिगेशन। क्या पाकिस्तान पाबंद है उनकी तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई है कि वो वर्किंग ग्रुप को जवाब दे जो 5 सवाल उठाए गए हैं उनका, कि इमरान खान को रिहा किया गया है नहीं, कब किया है, क्या कोई मुआवजा उन्हें दिया गया है, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन जो होनी है इमरान खान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो हुई है या नहीं, उनका क्या नतीजा निकला है, और क्या कोई कानून साजी की गई है आइंदा ऐसी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए। तो और फिर इस ग्रुप की जो ओपिनियन है इस पे अमल दरामद के लिए कोई एक्शन लिए गवर्नमेंट ने क्या? इसका जवाब अगर नहीं देती हुकूमत पाकिस्तान, जिसके लिए उन्होंने एक डेडलाइन भी मुकर्रर कर रखी है, तो फिर क्या होगा? अगर आपने जवाब नहीं दिया, यू विल प्रिज्यूम टू बी गिल्टी। देखिए, आपको तो कहना चाहिए हम जवाब देना चाहते हैं, हम जरूर जवाब देना चाहते हैं, हम ऐसे मुल्क नहीं है, यही तो कह रहा है फॉरेन ऑफिस। हमने कानून के मुताबिक किया है, कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की है, वो तो जवाब उनको लाजमी देना ही है और देंगे। उस वक्त मामला ये निकलेगा कि वो कहेंगे कि आपका जवाब मुनासिब नहीं है, हम नहीं मानते आपका जवाब। तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा ही ज़िम्मेदार मुल्क है, एक एटमी मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम की ये जो अब करारदाद आई है और उससे पहले अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद थी, तो उस पर क्या पाकिस्तान को मुबैना जो इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात के लिए फौरी तौर पे कोई कमीशन बनाना चाहिए? देखिए, बात असल ये है कि जैसे मैंने आपको पहले किया, बना लें कमीशन आप, उस कमीशन के मेंबर्स कौन होंगे? हमारे होंगे कि उनके होंगे? हमारे होंगे ना। कितने सारे ऐसे कमीशन आपको आज तक 1971 के इलेक्शन के अलावा, 70 के इलेक्शन के अलावा कोई और इलेक्शन आपने सुना है जो जिसमें धांधली के एक्यूजेशंस नहीं हुए? नहीं। कोई कमीशन बनी है? नहीं। कोई चेंज आया है? नहीं। अमेरिकनों को भी ये पता है। तो मेरे ख्याल में हम मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये सब जो है, मैं कहता हूँ कांग्रेस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ वो पाकिस्तानी प्रोमिनेंट रिच और इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी जिनका वोट है, वो कांग्रेस मैंने कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हुआ है तो पता करें हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो हम कंडेम करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि PTI का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान का अपना कसूर है अगर आलमी फोरम्स पे ये बातें हो रही हैं?
पीटीआई का कैसे कसूर हो सकता है? मैं माफ करिए, मैं समझा नहीं, कैसे होगा पीटीआई का कसूर? बाय व्हाट स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन? अमेरिका में जो लॉबिंग है वो बड़ी सरगर्म लॉबिंग की है पीटीआई। मगर जो लोग लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिका में, दे आर इंसिडेंटली पीटीआई, मगर वो हैं तो अमेरिकन और वो हैं तो पाकिस्तानी, है ना? आपके ख्याल में किस मुल्क का मफाद उनके नजदीक मुकद्दम है, पाकिस्तान का या अमेरिका का? नहीं, वो है अमेरिकन। मैं क्यों कहूँ आप उनके आई कांट आंसर फॉर देम, मगर मैं समझूंगा कि अगर उन्होंने ओथ लिया है टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉयल्टी, तो अमेरिका के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान तो इंसिडेंटल हो गया है अभी ना, कंट्री ऑफ ओरिजिन हो गया है, बस व्हाट एल्स। बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर पाकिस्तान ज़फ़र हिलाली, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।